Hello friends and welcome back in video lecture series on CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। और दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था CAPF का पेपर 1 ऑफ ईयर 2019 और हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अभी हम 26वें क्वेश्चन पे हैं। और दोस्तों मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज का उद्देश्य केवल आंसर्स आपको प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की टैक्टिक सिखाऊं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इस क्वेश्चन को अगर नए स्टूडेंट अगर पढ़ें, जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है, जो फ्रेशर्स हैं वो पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, और जो ऑलरेडी जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है वो भी रिवीजन के समय किन टॉपिक्स पर ध्यान दें। और दोस्तों साथ में आप मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केवल आप मेरे एनालिसिस पर ही निर्भर नहीं रहें, साथ साथ आप स्वयं भी एनालिसिस करें। चलिए शुरू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है जनरल करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स में इसने VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के बारे में पूछा हुआ है कि सबसे पहले इसको ट्रायल रूप में कहाँ फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किया गया था। दोस्तों इसको यूज किया गया था नॉक्सेन असेंबली नागालैंड में। और फ्रेंड्स चूंकि 2019 में जनरल इलेक्शन हुए थे और अप्रैल के अंदर ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन यहाँ डाला है। सो नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट इज नेम द थीम ऑफ एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA ऑफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019। दोस्तों ये रिपोर्ट UNFPA की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जनसंख्या कोष की जो वार्षिक रिपोर्ट है, ये अप्रैल 2019 में पब्लिश हुई थी। तो ये करंट अफेयर भी यूपीएससी ने अप्रैल से ही पूछा है। और फ्रेंड्स इस चूंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा डिस्कशन करने लायक नहीं है। इसका आंसर अनफिनिश्ड बिजनेस द परस्यूट ऑफ राइट ऑफ चॉइस ऑफ ऑल होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा डीप क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि अगर आप सिंपली पढ़ लेते हैं कि किसने ये रिपोर्ट रिलीज की थी, लेकिन आपको ये पढ़ना है, पूछा ये गया है कि उसकी थीम क्या थी। तो आप जब भी करंट अफेयर की तैयारी करें तो इस चीज को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2018। दोस्तों एक के शिवा रेड्डी को दिया गया था। और दोस्तों एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इवन अगर आप दूरदर्शन की न्यूज भी देखते हैं तो आपको ये अवार्ड उसमें बताते हैं कि हाँ ये अवार्ड, ऐसा अवार्ड इसको दिया गया है। और फ्रेंड्स इसके साथ भी एक बड़ी है कि ये भी अप्रैल के अंदर ही चर्चा में था, अप्रैल के अंदर ही दिया गया था। हमारा एग्जाम अगस्त में हुआ है और अप्रैल से, तीनों क्वेश्चन अप्रैल से पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज कंधमाल हल्दी। फ्रेंड्स इट इज आस्क्ड अबाउट कंधमाल हल्दी कि इनको GI टैग दिया गया है। ये कहाँ की है? दोस्तों ये अगेन 1 अप्रैल की न्यूज में ये टॉपिक था, और ये टॉपिक काफी छाया रहा है न्यूज में। हर किसी भी आप सर्च कीजिए गूगल पर, हर नेशनल दिल्ली के अंदर ये था। ये दोस्तों इसका उत्तर है साउथ ओडिशा, साउथ ओडिशा। तो फ्रेंड्स अभी तक जो क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के सारे अप्रैल से आए हैं, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा डीप हो। अगर आपने दूरदर्शन की न्यूज़ भी देखी है तो यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। अगर आप कोई एक न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जायद मेडल किसको दिया गया है। दोस्तों जायद मेडल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया, और ये न्यूज़ भी अप्रैल की है। और दोस्तों ये यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात का ये हाईएस्ट ऑनर है, और हमारे मोदी जी को दिया गया। दोस्तों ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ये न्यूज़ में 2-3 दिन तक ये मुद्दा छाया रहा था, और हर न्यूज़पेपर के अंदर और हर टीवी चैनल पे मुद्दा छाया हुआ था। तो दोस्तों अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चंस दो देखे हैं। आपने देखा कि एक तो ये कि अगस्त में एग्जाम था और अप्रैल में सारे पूछे गए हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो जिसमें फ्रंट पेज के ऊपर जो न्यूज़ मिलेगी वो है। दोस्तों बहुत गहन न्यूज़ नहीं पूछी गई हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते समय ये चीज़ें ध्यान में रखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स से है, एंड क्वेश्चन है कि व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव्स थ्रू ए सर्टेन मीडियम द क्वांटिटी विच ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम इज। यानी कि जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जब चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे जब चलती है तो क्या ट्रांसमिट करती है। दोस्तों इसका सही आंसर, फिजिक्स का आसानी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब भी
दो दो किस्म की वेव्स होती हैं, वन इज ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरा है, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुई, एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर फर्क है। जब भी आप फिजिक्स की हम बुक पढ़ते हैं तो नॉर्मली ये है कि इन दोनों वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, इनके टाइप कौन कौन सी हैं। सपोज को ट्रांसवर्स, दोस्तों ट्रांसवर्स वेव्स है, इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे लाइट वेव्स हो गई है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल हो गया जैसे साउंड वेव्स हो गई है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये सिंपल ही है, अगर इवन नॉन आर्ट्स का स्टूडेंट और नॉन साइंस स्टूडेंट है तो उसको भी ये चीज़ वहाँ पढ़नी पड़ती है। तो आप जब भी फिजिक्स का सेक्शन पढ़ें तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगेन फिजिक्स या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोस्तों न्यूट्रॉन्स पूछे गए हैं कि यूरेनियम 235 यानी U235 इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। तो दोस्तों किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों की संख्या बराबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जरूरी नहीं है कि इनके बराबर, और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन को तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हम चेन जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ मिलता है U235/92। दोस्तों ये मास नंबर है, और ये मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये एटॉमिक नंबर है, ये होता है प्रोटॉन। तो दोस्तों जब ये प्रोटॉन हो गए हैं तो ये 235 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो 235 में से 92 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा उत्तर यानी कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो होंगे 143। तो हमारा उत्तर हो गया सी। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को या तो रिवाइंड कर लें, या इसको यहीं पॉज करके और आप एक बार गूगल कर लें कि एक तो एलिमेंट के बारे में गूगल कर लें, एटॉमिक नंबर के बारे में गूगल कर लें, और मास नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में गूगल कर लें। यू विल हैव ए फेयर आइडिया ऑफ दिस। और जब भी आप फिजिक्स में पढ़ें तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसका फार्मूला पता है तो साइंस के स्टूडेंट्स तो बड़े आसानी से फार्मूला पता है इसको, हालांकि आर्ट्स वाले के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें लिखा है स्नोबोर्ड पुल्ड अप बाय ए रोप ट्रेवल एट ए रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इसकी जो वेलोसिटी या स्पीड या जो भी दे रखी है वो 5, वेलोसिटी बोलेंगे हम, एक लाइन में है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड पावर है 3000 वाट। और दोस्तों इसका फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर हमारी 3000, वेलोसिटी हमारी 5, तो F हो जाएगा 3000/5 मीन्स 600 न्यूटन। फ्रेंड्स फिजिक्स के लिए बड़ा सिंपल है, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको दे हैव टू लर्न इट। तो जब भी आप फिजिक्स सेक्शन पढ़ते हैं जीएस की बुक में तो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स विद्युत, ठीक है मैं साइंस का क्वेश्चन है तो आई विल रीड इन इंग्लिश ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फ्रेंड्स अगेन हमारी वेव्स हैं जो दो किस्म, ट्रांसवर्स वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दोनों के ऊपर फिर से यानी हम क्वेश्चन है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हम दोनों वेव्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनका प्रोपेगेशन का वे कैसा है, मटेरियल किधर ऑसिलेट करता है, ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं, और साथ में ये पढ़ते हैं कि उसका एग्जाम्पल क्या है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स नहीं होती है, वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो दोस्तों ये गलत है, ये नहीं होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। सो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगेन वेव्स के ऊपर है, एंड इज वेरी सिंपल, इट इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर जैसा मैंने शुरू में बताया था कि अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों को पढ़ते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और उनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो विल फाइंड कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और उनके एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव होती है, जबकि साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं। सो करेक्ट आंसर इज, यानी यहां जो गलत होगा वो साउंड वेव्स होगा, और करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगेन फ्रेंड फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू। दोस्तों बहुत ही आसान है, इवन एसएससी टाइप का क्वेश्चन है, वन लाइनर है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि एक तो मिराज होती है वो, और हीरे की चमक, दोनों ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती हैं।
तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, हालांकि फिजिक्स के टॉपिक में अगर आप पढ़ो तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, बट वन लाइनर है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन। तो दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको तीनों चारों क्वेश्चन जो ऊपर आते हैं उसके बारे में मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, वन लाइनर, उस पर उससे ऊपर आसान क्वेश्चन, यानी कि जब भी आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, इवन अगर आप जनरल स्टडीज़ की बुक में 60 पेज की 50-60 पेज की फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें बड़े अच्छे से दी हुई हैं। सो जो आप जब भी आप पढ़ते हो तो आप अच्छे से पढ़ो, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पढ़ने की ज़रूरत भी है, बट जब आप आंसर देते हो तो आप ज़रूर अलर्ट रहो। सो नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, अभी ज्योग्राफी सेक्शन शुरू हो गया है। तो ज्योग्राफी सेक्शन में हमसे पूछ रखा है कि गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं अनिवार्य हैं। तो फ्रेंड्स गेहूं हमारे देश में लगभग सभी हिस्सों में होता है, और गेहूं की बुआई कब होती है और कटाई कब होती है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। या तो आप जियोग्राफी के अंदर गेहूं को पढ़िए, उसके सारी ऑप्शंस यानी सारी कंडीशंस सबसे पहले दी हुई मिलती हैं कि गेहूं किस किस कंडीशंस में उगता है, उसके लिए एसेंशियल्स क्या क्या हैं। लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज से, अपने जनरल एक्सपीरियंस से भी सोल्व करना पाओगे तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड इज अराउंड 30, यानी कि पूरी अवधि के दौरान जो अनुकूलतम तापमान 30 डिग्री है। दोस्तों ये हो ही नहीं सकता है, इसको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है जब हमारा यहाँ सर्दियाँ चल रही होती हैं, पूरी सर्दियाँ ये फसल उगती है, और जब गर्मी होती है यानी जब 30 डिग्री के आसपास जब औसत तापमान पहुंचने लगता है तब इसको काट लिया जा सकता है। तो दोस्तों एक तो सही हो ही नहीं सकता है, इतना औसत तापमान तो इसमें हो ही नहीं सकता है। तो एक जहां है आप उसको काट दीजिए ऑप्शन को, और आपके पास सही ऑप्शन आ जाएगा सी। बाकी दोस्तों ये इसके बारे में ये दोनों ठीक है। इसके लिए जब इसका फ्लोरिंग होती है तो फ्रॉस्ट फ्री पीरियड इनको ज़रूरत होती है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे जैसे फ्रॉस्ट या तुषार जब पड़ती है तो काफ़ी न्यूज़ में आता है कि गेहूं खराब हो गया है। और लाइट क्ले और हैवी लोम सोयल, यस इसके लिए आप इसके लिए सही है। इवन ये ब्लैक सॉइल में भी अच्छा होता है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, ग्वादर पोर्ट ईरान में है। मेरे ख्याल से मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज। इसको भी अगर आप गलत करोगे तो नथिंग टू से। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और दोस्तों ये बहुत डीप क्वेश्चन है। ज्योग्राफी जिसने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ज्योग्राफी जिसका सब्जेक्ट हुआ मास्टर्स में, तो उसके लिए तो ठीक है, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट है इसको आंसर देना। इंडियन पेनिसुला वाज कवर्ड इनटू ग्रेट सेंटर ऑफ ये वल्केनिटी इन कौन से पीरियड में हुआ था। तो दोस्तों ये क्रिटेशियस पीरियड जो हुआ था उसके अंत के अंदर ही हुआ था। जब हम अर्थ के इवोल्यूशन के पीरियड्स पढ़ते हैं तो उस पीरियड्स में ये दोस्तों ये जब आप थोड़ा सा गहन पढ़ोगे तो ये आप आंसर कर पाओगे। बाकी साइंस के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, तो प्लेटर टू स्किप। ओके फ्रेंड्स, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए। जो दोस्तों एक बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे फिर से नज़र मार लेते हैं। देखिए ये 39 क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट डीप क्वेश्चन है, मैं ज्योग्राफी वालों के लिए छोड़ देता हूँ। ये दोस्तों 38 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर इसको तो आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा जिसने तैयारी इवन शुरू भी की है। ये फ्रेंड्स दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर आपने ज्योग्राफी में गेहूँ, चावल और दालें जिनकी कंडीशंस पढ़ी हैं कि वो किस एसेंशियल कंडीशन, कौन सी अनिवार्य दशा होती है जिसमें वो उगाए जाते हैं, या फिर ये कि आपने अपना जनरल नॉलेज अप्लाई किया, तो भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स ठीक है, ऊपर तो ज्योग्राफी खत्म हो गई। ओके नेक्स्ट फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड को नापने के लिए क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें 4 टर्म्स दी हुई हैं और पूछा हुआ है कि ये परफेक्ट क्यूब कब होगा, परफेक्ट क्यूब कब होगा, आपको बेसिकली ये पता करना है। तो फ्रेंड्स इसको ये समझो कि थोड़ा सा लंबी थोड़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं सिंपल तरीके से कह दूं कि 4 टर्म्स हैं लेकिन 3 की पावर 9 है, दैट इज कॉमन। अगर हम 3 की पावर 9 देखिए इधर, 3 की पावर 9 को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 3 की पावर यहाँ 3 आएगा, 3 की पावर अगर हम 9 कॉमन लगा लेते हैं तो यहाँ 1 आएगा, 1 बच गया, 3 की पावर 3 बच गई, प्लस 3 की पावर 6 बच गई, प्लस 3 की पावर n-1 बच गई है। अगर हम इसको सोल्व कर दें, चूंकि 3 की पावर 9 है, ये तो परफेक्ट क्यूब है, ये 3 के परफेक्ट क्यूब है। तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, तो 1 प्लस 27 प्लस 729 को हम जोड़ दो 757। अब दोस्तों 757 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब हो सकती है। तो फ्रेंड्स
इससे नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज 1000। 1000 ये है जो परफेक्ट क्यूब है 10 का। तो अगर हम हमें यहाँ इसकी पावर अगर हमें करनी है कि 757, अगर हमें इसको पूरा करना है तो हमें इसको 1000 करना है। तो 1000 करेंगे तो हमें 243 आना चाहिए। अब 243 3 की पावर का कितना होता है आप कह लीजिए 3 की पावर, अब 3 की पावर 6 होती है और 243 होता है, और 3 की पावर 6 आनी चाहिए यहाँ इसकी जगह। यहाँ इसकी टोटल वैल्यू होनी चाहिए 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू अगर हम 5, फ्रेंड्स थोड़ा सा करेक्शन है, 3 की पावर ये 5 होगी, 6 नहीं। 3 की 5 इज 243। तो दोस्तों यहाँ 5 निकालने की हमें यहाँ 14 को पुट करना पड़ेगा। जब हम 14 को यहाँ रख देंगे तो 5 आ जाएगी। सो हमारा 14 डी इज द आंसर। सो फ्रेंड्स ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था और थोड़ा सा आपको फास्ट कैलकुलेशन दिखानी थी इसमें। अगेन फ्रेंड्स मैथ्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। इफ ए सर्किल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर, दोस्तों इसकी पेरीमीटर सेम है दोनों की। तो सर्किल की पेरीमीटर होती है 4a, यानी ये हम देखें 4a तो इज इक्वल टू s मान लिया, तो a की वैल्यू आ गई है s/4। ओके, देन हमारा ये स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। अभी हम सर्किल का पेरीमीटर लेंगे, तो इस सर्किल का पेरीमीटर होगा 2πr इज इक्वल टू s। तो फिर यहां से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r इज इक्वल टू s/2π। अब फ्रेंड्स दोनों के एरिया निकाल लेते हैं। अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो ये चूंकि हमारी एक भुजा यानी कि एक साइड आई थी तो इसका स्क्वायर, तो s² हो गया, s² ये हो गया अपॉन 16 एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल हमें रेडियस निकल गया था s/2π। तो हमारा s/2π है और एक पाई चूंकि हमारी पहले से ऊपर थी तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गई है, तो ये बच गया था s/। ओके फ्रेंड्स अगेन मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं ताकि सर्किल का एरिया होता है 2πr से हमने इसका निकाल लिया था, इसका हमने पेरीमीटर, और इसका एरिया होगा πr²। ठीक है, तो पाई हमारा रहेगा r²। r हम यहां से निकाल के रख देंगे, ये r हमारा यहां से निकला था, तो ये जब आएगा तो s²/2π² हो गया, पाई से पाई कट गया तो s²/4π बच गया। और दोस्तों पाई की वैल्यू हम रख देते हैं तो ये आ गया s²/12/56। तो दोस्तों ये तो s²/16 आ गया और वो s² आ गया 12.56। और दोस्तों 12.56 चूंकि छोटी संख्या है तो ऑब्वियसली ये बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ सर्किल होगा वो ग्रेटर होगा स्क्वायर से, और बी हमारा राइट आंसर होगा। अगेन फ्रेंड्स 42 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये जो मैथमेटिक्स का ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये तो आसानी क्वेश्चन में आता है क्योंकि हमें सारे फॉर्मूलाज पता है और केवल हमें सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे अगर हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था तो ये भी डरने वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कोई ऐसे में GP AP सीरीज इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि ये देखने से ऐसा लगता है कि GP AP सीरीज का क्वेश्चन है, बट ऐसा है नहीं, केवल आपकी अर्थमेटिक एबिलिटी चेक करने का क्वेश्चन है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी। मैं इसके उत्तर बता देता हूँ। इसके तीनों ही इक्वेशन एक्चुअल में सही हैं, ये तीनों ही वैल्यू सही हैं, तो हमारा सही उत्तर इसका सी होगा। और दोस्तों इसको जो मैंने सॉल्यूशन किया है वो मैं बेसिकली कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, बस नथिंग एल्स। मुश्किल नहीं है बट कैलकुलेशन बड़ी है। तो आप जब भी आप मैथ सेक्शन सोल्व करते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि आपको इस पर टाइम लगाना है या नहीं लगाना है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलेंडर का जब भी हम कैलेंडर पढ़ते हैं तो उसका सबसे आसान क्वेश्चन है, शायद हम तीसरा चौथा या पांचवा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि किसी भी साल में अगर वो लीप ईयर नहीं है तो उसका स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे सेम होता है। हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर कोई लीप ईयर नहीं है तो नेक्स्ट उसका ईयर आता है उसका दिन उससे एक आगे होगा। तो दोस्तों अगर दोनों ही एनालॉजी आप अप्लाई करते हो तो आप इसका आंसर सही दोगे। इसका पहला दिन संडे है तो ऑब्वियसली लास्ट वाला दिन भी संडे ही होगा और इससे अगले साल का मंडे होगा। सो दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल आप जब भी कैलेंडर पढ़ते हैं तो इसके कैलेंडर का फर्स्ट
पहले प्रथम 3-4 रूल्स में ही ये चीज आ जाती है। अगेन फ्रेंड्स, बहुत ही 44 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल जब आप ड्रॉ करते हैं, लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो बड़ा ही मेटिकुलसली और बड़ा ही ध्यान से ड्रॉ कर कीजिए। इसमें सबसे पहले बोलता है कि वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट, ये देखिए यहाँ ए खड़ा हुआ है, यहाँ से 10 मीटर आगे चलता है, एंड 10 मीटर टू द राइट, उसके बाद 10 मीटर यहाँ चलता है। उसके बाद बोलता है कि लेफ्ट टर्न करता है हर 5 यानी हर मीटर, 5 मीटर के बाद फिर लेफ्ट टर्न कर लेता है, फिर 15 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न कर लेता है, फिर 15 मीटर के लेफ्ट। तो उसका वो अपने जो इनिशियल स्टेज से, वो आरंभिक बिंदु से वो केवल 5 मीटर दूर है, तो सी इज करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, मैथ के जो क्वेश्चन थे वो बहुत मुश्किल नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आप देख लीजिए कि आप ये क्वेश्चन, अगर आप जब भी आप मैथ की तैयारी करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे और आप कैसे तैयारी करनी है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर है। तो दोस्तों, आप इसमें एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि 2 फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, इनको फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से आप इनको पढ़िए। लगभग आपका ये समझो कि कंसिडरेबल टाइम आपको इनको देना है, इनको याद करने में, इनको लर्न करने में, ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए और इनके अंदर जो छुपे हुए राज या छुपे हुई गहन बातें हैं उनको समझ लीजिए, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आता ही आता है। और दोस्तों, मैं यहाँ बता देता हूँ कि चूंकि ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, यस ये सही है। ये काम पाने, शिक्षा और कतिपय मामलों में लोक सहायता का अधिकार है, यस। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस दिया हुआ है, 44 है। सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका, यस दिया हुआ है। दोस्तों, ये नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों। फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये तो 43A में दिया हुआ है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट में होना चाहिए वर्कर्स का, ऐसा नहीं दिया हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका द ओनली सॉल्यूशन इज कि व्हेन यू आर रीडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, प्लीज लर्न इट विद योर हार्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री। और दोस्तों, हिस्ट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन ही बोलूंगा मैं, इस वेरी इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस योजना या प्रतिवेदन के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन के संबंधित निर्णय इन राज्यों से अपनी अपनी विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान के आधार पर लिया जाना चाहिए था? यानी दोस्तों, जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो उस समय पंजाब और बंगाल को विभाजन कैसे किया जाएगा, उसका निर्णय विधानसभाओं के सदस्य मतदान के आधार पर करेंगे, ये निर्णय लिया गया था। ये निर्णय किस रिपोर्ट में लिया गया था? तो दोस्तों, ये निर्णय लिया गया था माउंटबेटन प्लान में। माउंटबेटन प्लान में ही डिसाइड किया गया था कि देश का बंटवारा कैसे होगा और बंगाल और पंजाब का बंटवारा भी कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें नथिंग टू लर्न, बेसिकली इट्स टू रिमेंबर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। हालांकि मैं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं हूं, बट फिर भी हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक्स वेबर आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज करेक्ट? फ्रेंड्स, इसमें अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो हम ये पाएंगे कि जो मेरा मानना ये है कि इट रेफर्स टू ए डोमिनेंट क्लास करेक्टर। दोस्तों, मुझे ये ऑप्शन सही नहीं लगता है कि वेबर की थ्योरी के अंदर ब्यूरोक्रेसी में किसी डोमिनेंट क्लास करेक्टर को ऐसा दिया हुआ होगा, जबकि सेकंड ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों, अगर हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखें तो डेफिनेटली उसमें स्ट्रक्चर भी है और उसका बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो दो तो निश्चित रूप से सही है। तो दोस्तों, मुझे बी और सी में से डाउट है, और अगर मुझे गैस करना पड़े तो मैं केवल बी करूंगा। हालांकि जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, प्लीज कमेंट, प्लीज करेक्ट मी। और इसमें तो मेरे लिए ये कहना भी डिफिकल्ट है कि आप पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, क्योंकि वो एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं है, एक विज्ञान के विद्यार्थी के, साइंस के कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसी चीज पढ़े। तो आपने पढ़ा हुआ है तो आंसर दीजिए, अदरवाइज लिव इट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगेन मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, आप यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और हमारे मूल अधिकार, दोनों को ही बहुत गहराई से पढ़िए। और दोस्तों, जब आप इनको गहराई से, हालांकि ये क्वेश्चन है, ये बहुत गहराई से पढ़ने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, जो करेक्ट नहीं है, वो इतना आम है कि आप उसको आराम से आपको आंसर दे पाओगे। दोस्तों, आप डी को पढ़िए।
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं। यस, हम आमतौर पर ये पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों बिल्कुल नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर होते हैं, मूल अधिकार पहले हैं, उसके बाद डीपीएसपी हैं। तो ऑब्वियसली सी गलत है और यही करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इवन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो हम यही पढ़ते हैं कि हाँ, फंडामेंटल राइट सबसे पहले आते हैं और डीपीएसपी उसके बाद आते हैं। डीपीएसपी हमारे केवल गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, आप इनके विरुद्ध न्यायालय में भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो ये नॉर्मली आपको, अगर हम देखें क्वेश्चन को ध्यान से, तो क्वेश्चन तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लगता है, बट अगर आप इसको कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। देखिए, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उदार लोकतंत्र को परिभाषित करने वाली विशेषताएं कौन सी हैं? तो हमारे देश के अंदर दोस्तों उदार लोकतंत्र ही है। और उदार लोकतंत्र की हम अगर पढ़ें अगर, ओके सी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स। बिल्कुल दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन और वो लिखे हुए सिद्धांतों नियमों पर है। तो 1 इज करेक्ट, नो डाउट। गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड, दोस्तों जब उदार लोकतंत्र होगा तो पक्का आपको स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रताएं और व्यक्तिगत अधिकार मिलेंगे, सिविल राइट्स मिलेंगे आपको। तो 1 और 2 सही है। थर्ड पढ़ते हैं, इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। अब दोस्तों आप हमारे देश को देख लीजिए, क्या पॉलिटिकल अथॉरिटी में अनलिमिटेड पावर है? तो नहीं, हर के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। और सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस राजनीतिक प्राधिकार को असीमित शक्ति के साथ विनीत करते नहीं करते। दोस्तों हमारा राजनीतिक अधिकार सीमित है। सबसे पहले हमारा राजनीतिक अधिकार संविधान से सीमित है, लिखित नियमों से सीमित है। जहां लिखित नियम आ गए हैं वहां ये असीमित हो ही नहीं सकता, अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता है। तो और इसके ऊपर फ्रेंड्स हमारे पास न्यायालय हैं जो इनकी पावर के ऊपर लिमिट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स 3 इज इनकरेक्ट। अगर हम 3 इनकरेक्ट और 2 और 3 इज करेक्ट तो हमारा सी आंसर है। दोस्तों हम इस वीडियो में 49 क्वेश्चन तक ही सोल्व करेंगे, क्योंकि उससे आगे हम 50 से आगे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। फिजिक्स, बायोलॉजी दोबारा शुरू हो रही है, बायोलॉजी बॉटनी, तो हम करेंगे। अब हम इसको वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको ये लगे कि आपका समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर दोस्तों मेरा यहाँ आपको सिखाना है कि क्वेश्चन को एनालिसिस कैसे करें क्वेश्चन का, और इसको सोल्व करना कैसे सीखें। बाकी फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है, गूगल पे इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरा उद्देश्य आपको यही ये सिखाना है कि आप क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।